हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 26 पेपर 1 का फिजिक्स पोर्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कंसीडर ए लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टू स्मॉलर डिस्क ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर। और यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया है? कैपिटल आर अपॉन 50। Lying on its circumference as shown in figure, the smaller discs are initially in contact with each other with angular separation delta theta between their centers। ये बोल रहा है कि मान लो एक कैपिटल आर रेडियस का डिस्क है। कैपिटल आर रेडियस का एक लार्ज डिस्क है। ये क्या है? एक लार्ज डिस्क है। और इसके कॉन्टेक्ट में जो दो छोटे छोटे डिस्क है, इनका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। और ये दोनों आपस में भी कॉन्टेक्ट में है। और इन दोनों के बीच एंगुलर सेपरेशन कितना है? सेंटर के बीच एंगुलर सेपरेशन है थीटा, डेल्टा थीटा। ये एंगल है कितना? डेल्टा थीटा। ठीक है। नाउ दे आर मेड टू रोल विदाउट स्लिपिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड 2 ओमेगा while the large disk is held stationary. The time t at with the smaller disk are again in contact. अब ये बोल रहा है कि मान लो ये दोनों स्मॉलर डिस्क विदाउट रोलिंग इस पे, विदाउट स्लीपिंग इस पे रोल कर रहा है। मान लो ये ओमेगा से ऐसे रोल कर रहा है, ये ओमेगा से ऐसे रोल कर रहा है, और ये 2 ओमेगा से अपोजिट एक्शन में रोल कर रहा है। ठीक है। तो फिर से ये कितने टाइम बाद दोनों मिलेगा ये बताना है। फिर से ये दोनों कॉन्टेक्ट में कितने टाइम बाद ये आएगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया? रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। तो हमें ये पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, राउंड ऑब्जेक्ट रोल करता है तो सेंटर का स्पीड क्या होगा? ओमेगा इंटू आर। तो इस पॉइंट का मान लो ये है डिस्क 1 और ये है डिस्क 2, तो इसका स्पीड होगा ओमेगा इंटू आर टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है। और सेकेंड डिस्क का स्पीड होगा ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कितना है? 2 ओमेगा इंटू स्मॉल आर, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये फिर से कितने टाइम बाद कांटेक्ट में आएगा, यानी फिर से कितने टाइम बाद मिलेगा। अगर मान लो मैं इस छोटे वाले, इस सेकेंड वाले डिस्क पे यहाँ पे बैठ जाऊँ, इसके सेंटर पे बैठ जाऊँ और इसके मोशन को ऑब्जर्व करूँ, फर्स्ट वाले डिस्क के मोशन को, तो इसका स्पीड हमें दिखेगा ओमेगा आर। यहाँ पे बेसिकली हम वी रिलेटिव निकाल रहे हैं, इस वाले डिस्क का, फर्स्ट वाले डिस्क का वी रिलेटिव। तो यहाँ पे वी रिलेटिव कितना आ जाएगा? वी रिलेटिव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ऐड होगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा आर प्लस 2 ओमेगा आर, डेट इज 3 ओमेगा आर। ठीक है। 3 ओमेगा स्मॉल आर। रिलेटिव में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेटिव मोशन देखते हैं तो किसी एक को रेस्ट में मान लेते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, तो हम इसको सेकेंड को क्या करेंगे? रेस्ट में मान लेंगे। ठीक है। अब ये देखो क्या करेगा, ये अगर इस सर्कल, इस डिस्क का बात करें तो इसका सेंटर ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से। इसका सेंटर क्या करेगा? ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करके यहाँ पे आएगा। ठीक है। और यहाँ पे आकर फिर से ये कॉन्टेक्ट में आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेंटर को यहाँ से यहाँ आने में टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ा? यहाँ से ये पहले यहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो ये टोटल डिस्टेंस चला, ये पेरीमीटर, ये सर्कुम्फरेंस, इसका रेडियस होगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये सर्कुम्फरेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे, और ये डिस्टेंस है 4 टाइम्स ऑफ आर। और ये सर्कुम्फरेंस पे कांस्टेंट स्पीड चलेगा, और कांस्टेंट स्पीड का वैल्यू होगा 3 ओमेगा आर, वी रिलेटिव के बराबर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डिस्टेंस कवर्ड डेट इज 2 पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिस्टेंस किसके बराबर होगा? 2 पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये क्या होगा? टोटल सर्कुम्फरेंस का लेंथ, और इस सर्कुम्फरेंस के लेंथ में से हमें माइनस करना है 4 स्मॉल आर को, और ये होगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड वी रिलेटिव इनटू टाइम। ठीक है। यहाँ से टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबका वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर अपॉन 50 प्लस कैपिटल आर माइनस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर अपॉन 50 इज इक्वल टू 3 ओमेगा
स्मॉल आर, और स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर अपॉन 50 इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करें तो कैपिटल आर दोनों साइड है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई 51/50 माइनस 4/50 इज इक्वल टू 3 ओमेगा/50 इंटू टाइम। अगर फिर से इसे सॉल्व करें तो ये 50 50 50 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो t का वैल्यू कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई 51 माइनस 4/3 ओमेगा, ये हमारा टाइम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसे हम लिखेंगे 2 पाई इंटू 51 माइनस 4/3 ओमेगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तब यहाँ पे हम 51 को कॉमन ले लेंगे, 51 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई 4/51/3 ओमेगा, कितना आएगा ये, अपॉन 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ये आंसर आएगा फाइनल आंसर, जो कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, कंसीडर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and a coil of with n turn per unit length, क्रॉस सेक्शन एरिया S and लेंथ D। ये बोल रहा है कि मान लो एक सर्किट है, उसमें एक कैपेसिटर है, मान लो एक सर्किट है उसमें एक कैपेसिटर है C और एक कॉइल है, ये एक कॉइल है। पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम कॉपी करके यहाँ पे ला देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाँ ये क्या बोल रहा है, कंसीडर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, अ कॉइल विथ n टर्न पर यूनिट लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया S एंड लेंथ D, एंड एजुम्पशन क्या लेना है, d² वेरी वेरी ग्रेटर देन S। बेसिकली ये क्या होगा, लॉन्ग कॉइल होगा, लॉन्ग सोलेनोइड जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, d² S का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग सोलेनोइड, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो एक सर्किट है, उसमें एक कैपेसिटर है और उसमें एक कॉइल है। ठीक है, एक बड़ा सा कॉइल है। देयर इज अनदर कॉइल ऑफ लेंथ d/2 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया S/2 एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है 2n। फर्स्ट वाले का कितना था, n था, लेंथ कितना था, d था, और क्रॉस सेक्शन एरिया S था। तो सेकेंड वाला जो इसके अंदर जो छोटा कॉइल है, एक मान लो यहाँ पे बड़ा कॉइल है, बड़ा सा कॉइल है। ठीक है, मान लो यहाँ पे सर्किट में एक बड़ा सा कॉइल है और ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है और एक EMF और एक AC सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस है D, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है कैपिटल N, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है S। ठीक है, एरिया कितना है S। अब इसके अंदर एक छोटा सा कॉइल है, इसका लेंथ हाफ है, डेट इज d/2 है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है, हाफ है, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या है, इसमें डबल है, 2n है। ठीक है, द एंड ऑफ द स्मॉलर कॉइल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लार्जर कॉइल इज L। ये बोल रहा है कि स्मॉलर कॉइल के दोनों एंड को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। तो कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसके इन दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि लार्जर कॉइल का जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, वो कैपिटल L के बराबर है। नेग्लेक्टिंग द एज इफेक्ट एंड ऑल ओमिक रेजिस्टेंस, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो जब एज इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना और ओमिक रेजिस्टेंस को भी कंसीडर नहीं करना है, तो इस सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना आएगा ये बताना है।
तो यहाँ पे बेसिकली हमें एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लो बड़े कॉइल को हम टॉप व्यू बना रहे हैं, बड़ा कॉइल का और छोटा कॉइल का टॉप व्यू बना रहे हैं। तो टॉप व्यू कैसा बनेगा, सर्कल दिखेगा। अगर मान लो मैं टॉप व्यू बनाऊँ तो कैसा दिखेगा, सर्कल। सपोज ये बड़ा कॉइल हो गया और ये छोटा सा कॉइल हो गया, इसे अंदर छोटा सा कॉइल है, ठीक है। देखो बड़े कॉइल से एक एसी सोर्स कनेक्टेड है, तो इसमें टाइम वेरिड करंट जाएगा, और टाइम वेरिंग करंट जाएगा तो इससे फ्लक्स चेंज होगा। जब इस वाले से फ्लक्स चेंज होगा तो छोटे वाले से फ्लक्स चेंज होगा। तो एक इसमें तो करंट फ्लो करें, इसमें तो करंट फ्लो ही करेगा। मान लो इसमें करंट फ्लो करे I1 और इसमें फ्लो करेगा तो इसमें भी करेगा, बड़े छोटे वाले सर्किट में भी करेगा, छोटे वाले लूप में भी करेगा, कॉइल में। मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। एक इसमें करंट कितना फ्लो किया, I1, इसमें फ्लो किया I2। मान लो इसका इंडक्टेंस है L1 और इसका इंडक्टेंस हम मान लेते हैं L2, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम L1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, L1 इजक्वल टू, L1 का वैल्यू यहाँ पे L दिया है, ठीक है। तो L1 को हम लिख सकते हैं L1 डेट इज सेल्फ इंडक्टेंस, ये होता म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। बड़े वाले कॉइल का क्या होगा, वॉल्यूम। तो बड़े वाले कॉइल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एस इंटू डी के बराबर, और इसका वैल्यू दिया है एल के इक्वल, ठीक है। अब सेम वैसे ही छोटे वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाले। इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना था, L2। तो यहाँ पे L2 का वैल्यू आएगा म्यू नॉट, एन का वैल्यू है 2n स्क्वायर, एस का वैल्यू s/2 और डी का वैल्यू है d/2। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एस इंटू डी। तो इसका भी वैल्यू एल के इक्वल ही आएगा, ठीक है। इसका भी वैल्यू एल के इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मान लो सेकेंड लूप में, सेकेंड मतलब सेकेंड कॉइल में, छोटे वाले कॉइल में फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो छोटे वाले कॉइल में फ्लक्स कितना आएगा, छोटे वाले कॉइल में फ्लक्स ड्यू टू लार्जर कॉइल, 5 ड्यू टू 1 फ्लक्स इनटू ड्यू टू 1। तो हम इसे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन लार्जर कॉइल म्यू नॉट इंटू कैपिटल N इंटू I1। लार्जर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। तो ये म्यू नॉट इंटू N इंटू I1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्जर कॉइल इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर कॉइल। एरिया कितना होगा, s/2। इतना ये जो फ्लक्स होगा एक टर्न से होगा। तो इस स्मॉलर कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना था, ये होगा लेंथ इंटू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये होगा d/2 इंटू 2n। ये क्या आएगा, फ्लक्स ड्यू टू, ये क्या आ गया, फ्लक्स ड्यू टू लार्जर कॉइल इन स्मॉलर कॉइल। और इसे हम m इंटू I1 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, m इंटू I1 के बराबर। तो यहाँ से m का वैल्यू कंपेयर करें तो ये कितना आ जाएगा, कंपेयर करने पे m का वैल्यू ये आएगा m इजक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N इंटू एस इंटू कैपिटल N स्क्वायर। बेसिकली हम इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ से I1 देखो कैंसिल हो जाएगा, इसे हम पुट करें m इंटू I1 के बराबर। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आएगा, m इजक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर एस इंटू डी, और 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया L/2 के बराबर। ये कितना आ जाएगा, L/2 के बराबर। ये क्या था, फ्लक्स इन स्मॉलर लूप या स्मॉलर कॉइल ड्यू टू लार्जर कॉइल, ठीक है। अब मान लो सेकेंड लूप डेट इज स्मॉलर लूप में तुमको नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, नेट फ्लक्स इन स्मॉलर लूप, हमें ये कैलकुलेट करना है।
तो जब नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये लार्जर लूप वाला फ्लक्स भी आएगा, ड्यू टू I1 भी आएगा, ड्यू टू I2 भी आएगा। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, नेट फ्लक्स इन सेकेंड लूप ये आएगा Li2 ड्यू टू करंट I2 माइनस Mi1, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये कितना आएगा, Li2 माइनस Mi1। अगर इसे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें तो ये कितना आना चाहिए, नेट ईएमएफ के बराबर आएगा। ये क्या है, नेट फ्लक्स इन स्मॉलर लूप, ठीक है। और यहाँ पे ये एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है और इसका ओमिक रेजिस्टेंस भी 0 है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो इसके अलोंग ईएमएफ कितना आना चाहिए, 0। तो ईएमएफ होता है d∅/dt। तो जब ईएमएफ लिखेंगे d∅2/dt तो ये हमारा 0 आना चाहिए, डेट इज L इंटू di2/dt माइनस M इंटू di1/dt, और ये कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा L इंटू di2/dt और M का वैल्यू कितना था, L/2 di1/dt, और ये कितना आएगा, 0 के बराबर। तो इक्वेशन आएगा L कैंसिल हो जाएगा, di2/dt इक्वल टू 1/2 di1/dt। यहाँ से हमें ये रिलेशन मिलेगा, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, नेट हमें क्या निकालना है, एल इफेक्टिव निकालना है। इस वाले लार्जर वाले कॉइल का एल इफेक्टिव निकालना है। तो एल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, पहले तो इसमें फ्लक्स लिखना पड़ेगा। इस लार्जर वाले कॉइल में क्या लिखना पड़ेगा, नेट फ्लक्स। यहाँ पे हम लार्जर वाले कॉइल में क्या लिखेंगे, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स इन लार्जर कॉइल, नेट फ्लक्स इन लार्जर कॉइल डेट इज 5 ये आएगा ड्यू टू ये जो फ्लक्स आएगा I1 से भी आएगा, I2 से भी आएगा। I1 से सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, I2 से म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ L इंटू I1 ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, L1 इंटू I1 लिखेंगे इसे, L1 इंटू I1 ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस माइनस M इंटू I2 ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसे हम लिख सकते हैं एल इफेक्टिव, किसका एल इफेक्टिव निकाल रहे हैं, लार्जर कॉइल का। एल इफेक्टिव इंटू I1 L1 I1, L1 का वैल्यू कितना था, L के बराबर था, ठीक है। L इंटू I1 और M का वैल्यू कितना था, L/2 था, L/2 इंटू I2। अब इसे मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये मिलेगा एल इफेक्टिव इंटू di1/dt माइनस L इंटू di1/dt माइनस L/2 इंटू di2/dt। यहाँ से मैं di2/dt को रिप्लेस कर रहा हूँ। मान लो ये है इक्वेशन नंबर हमारा है, ये इक्वेशन नंबर कौन सा, 3। इक्वेशन नंबर 3 से हम लिख सकते हैं L इंटू di1/dt माइनस L/2 और di2/dt का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ di1/dt। तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3/4 L di1/dt। ये dy/dt और ये dy/dt क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से एल इफेक्टिव कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/4 टाइम्स ऑफ एल के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, एल इफेक्टिव आ गया। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एलसी सर्किट में कितना होता है, 1/√LC।
यहाँ पे रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 1/√L, एल इफेक्टिव इंटू सी, एल इफेक्टिव इंटू सी, 1/L इफेक्टिव का वैल्यू कितना है 3/4L इंटू सी का अंडर रूट, तो ये 4 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 2/√3LC, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में हम ध्यान देंगे कि क्या दिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है और पूछा क्या, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब, इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है। ठीक है, आंसर में क्या दिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पूछा क्या है वो फ्रीक्वेंसी, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये 2/√3LC। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो रहा है, पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे ला लेते हैं कॉपी करके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये बोल रहा है कि मान लो अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर रोल विदाउट स्लिपिंग विथ अ सेंटर ऑफ मास स्पीड v0। मान लो एक सॉलिड सिलेंडर है और वो विदाउट स्लिपिंग एक सरफेस पे रोल कर रहा है। ठीक है, सरफेस या टेबल मान लो, ठीक है, टेबल पे रोल कर रहा है और उसके सेंटर का स्पीड कितना है, v0 = GR/√3, GR/3 का अंडर रूट। ठीक है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ लार्ज वर्टिकल एज एज शोन इन फिगर, हियर G इज द सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। At the moment when the cylinder loses the contact with the surface due to rotation around the corner, the speed of its center of mass is। देखो ये बोल रहा है कि मान लो एक सरफेस है और इस पे एक सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, इसका रेडियस r और इसके सेंटर के पास का स्पीड कितना v0। तो जब ये इस कॉर्नर पे मूव करके इस कॉर्नर पे आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, रोल करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे रोल करके नीचे आएगा। ठीक है, तो जब ये कांटेक्ट लूज करेगा, जब इस सरफेस से कांटेक्ट लूज करेगा यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा वो पूछा है हमसे। ठीक है, यहाँ पे हमें जब ये कांटेक्ट लूज करेगा तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड बताना है। ठीक है, मान लो जब ये कांटेक्ट लूज किया तो इसका स्पीड था v या u, मान लो v मान लेते हैं। ठीक है, मान लो जब ये कांटेक्ट लूज किया तो इसका स्पीड कितना था v, सेंटर ऑफ मास का स्पीड है v। v से चलेगा और ओमेगा से घूमेगा। ठीक है, क्या होगा, v से चलेगा और ओमेगा से घूमेगा। मान लो यहाँ पे एंगुलर स्पीड था ω0 और यहाँ पे एंगुलर स्पीड कितना है ओमेगा। यहाँ का एंगुलर स्पीड कितना है ओमेगा। ठीक है, और स्पीड कितना है v। जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg किधर लगेगा, टुवर्ड द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस। mg तो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा mg, सॉरी mg नीचे लगेगा और नॉर्मल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में मेरा नॉर्मल लगेगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, नीचे क्या लगेगा mg लगेगा। और ये इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट लूज कर रहा है। ठीक है, इस इंस्टेंट पे ये कांटेक्ट लूज कर रहा है और इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। मान लो ये एंगल है मेरा थीटा, इस एंगल को हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ना कि इसका एक अलग डायग्राम बनाते हैं। तो मान लो हम इस डायग्राम को यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लो इस डायग्राम को
हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर था और ये रोल करके आगे आ रहा था वी नॉट स्पीड से। और सपोज ये जब कांटेक्ट लूज किया ना, तो इस इंस्टेंट पे इसका रेडियस एंगल बना रहा था थीटा वर्टिकल से। ये जो एंगल था कितना था, थीटा वर्टिकल से। ये एंगल है हमारा थीटा, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे स्पीड कितना लिया हम लोग, v, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे क्या रहेगा, mg, इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये एंगल होगा हमारा थीटा, तो इधर आएगा कंपोनेंट mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं n माइनस mg cos थीटा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि जब यहाँ इससे नीचे आएगा तो इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन करेगा, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट ये सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे v स्पीड से। तो मैं इसे लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। एक मिनट, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एन, और ये आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर के बराबर। तो जब ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो, तो एम जी कॉस थीटा नॉर्मल कितना हो गया, जीरो, और ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू आएगा, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मान लो हम इसको रेफरेंस लाइन मान लें, इस लाइन को, सपोज हम इस लाइन को रेफरेंस लाइन मान लिए, ठीक है। और ये हाइट है h, ये वाला जो हाइट है ये हाइट है h। पहले सेंटर यहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया, जब कॉन्टैक्ट लूज करेगा यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ पे आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एच का वैल्यू कितना होगा, आर वन माइनस कॉस थीटा, आर वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आएगा एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा के बराबर। इनिशियल एनर्जी टोटल एनर्जी आएगा, और ये फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। फाइनल एनर्जी कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसे फिर से सॉल्व करें तो ये मिलेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ, सॉलिड सिलेंडर है तो इसका आई कितना होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन टू, एम आर स्क्वायर अपॉन टू, ओमेगा नोट को लिख सकते हैं वी नोट अपॉन आर का होल स्क्वायर, प्लस एम जी कैपिटल आर माइनस एम जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई को लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर अपॉन टू, और ओमेगा को लिख सकते हैं वी अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस वन बाई फोर एम वी नॉट स्क्वायर, डेट इज थ्री बाई फोर एम वी नॉट स्क्वायर। एक मिनट, ये क्या बन जाएगा, थ्री बाई फोर
एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस एम जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और ये भी क्या बन जाएगा 1/4 एम बी स्क्वायर, डेट इज 3/4 एम वी स्क्वायर। और यहाँ से हम एम जी आर को क्या लिख सकते हैं, एम जी आर कॉस थीटा को लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, तो एम जी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर, एम जी कॉस थीटा आर को लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर। यह आ जाएगा 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम, और जी आर को यहाँ से वी नॉट का वैल्यू है हमारे पास जी आर अपॉन √3, वी नॉट कितना है जी आर अपॉन √3, तो जी आर को लिख सकते हैं 3 नॉट का होल स्क्वायर, 3 नॉट का होल स्क्वायर माइनस एम जी आर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, एम वी स्क्वायर के बराबर, एम वी स्क्वायर के बराबर, और यह आएगा 3/4 एम वी स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 + 3 एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, 3 एम वी स्क्वायर बाई 4 प्लस एम वी स्क्वायर। एम को दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा 3/4, सॉल्व करने पे कितना मिलेगा 15/4 वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 5/4 वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा। वो 1 मिनट, यहाँ से आएगा 7/4 वी नॉट के इक्वल, वी नॉट वी के इक्वल, यहाँ से क्या आ जाएगा ये वी स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3, डेट इज 15/4 वी नॉट स्क्वायर, और यह आएगा 3/4 वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, डेट इज 7/4 वी स्क्वायर के बराबर। हमें क्या निकालना, वी का वैल्यू निकाल, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, वी का वैल्यू निकालना है। तो वी का वैल्यू आ जाएगा 15/7 इंटू वी नॉट का अंडर रूट, वी नॉट क्या होगा बाहर, यहाँ से आएगा 15/7 इंटू वी नॉट स्क्वायर इसका अंडर रूट, और वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना था जी आर अपॉन √3, जी आर अपॉन 3 का अंडर रूट, तो यह आ जाएगा 15/7 इंटू जी आर अपॉन 3, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका अंडर रूट आएगा, तो ये 15 से 3 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5GR/7 का अंडर रूट। फाइनल आंसर क्या आएगा, 5GR/7 का अंडर रूट, 5GR/7 का अंडर रूट, ये आंसर सही होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, डबल कॉन्वेक्स लेंस made of a glass of refractive index 1.5 and radii of curvature of curved surfaces are 20 centimeter each is immersed in a liquid of refractive index NL. The correct plot showing the variation of power in unit of diopter as function of NL. ये बोल रहा है कि मान लो एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है ऐसा, ठीक है, और दोनों साइड का रेडियस कर्वेचर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, दोनों सरफेस का रेडियस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ये है मान लो R1, इसका वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ये कितना है R2, इसका वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो μ0 और इसका वैल्यू है 1.5। अब ये बोल रहा है कि मान लो इसको एक मीडियम में इमर्ज किए हैं और उस मीडियम एक लिक्विड में इमर्ज किए और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, ठीक है।
तो यहाँ पे n और इसके पावर में ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो कौन सा ग्राफ सही है ये बताना है। तो पावर का इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, जब किसी लेंस को मीडियम में डिप करते हैं तो पावर का इक्वेशन क्या होता है, पावर का डिफिनेशन होता है, पावर होता है 1/f के बराबर। पावर कितना होगा, 1/f के इक्वल। पावर ऑफ लेंस डिफाइन है 1/f के इक्वल। और ये आता है लेंस मेकर फॉर्मूला से, म्यू माइनस 1, म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू रिलेटिव होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो जिस मीडियम में इसको डिप करेंगे वो मीडियम क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू रिलेटिव को लिखेंगे म्यू लेंस डेट इज म्यू नोट अपॉन म्यू सराउंडिंग। म्यू सराउंडिंग कितना है, NL, म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1। 1/r1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 1/r1 क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 1/15 सेंटीमीटर या इसे मीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, माइनस R2 का वैल्यू आएगा -15। ये अपोजिट डायरेक्शन में, इस रेडियस को मेजर करेंगे तो अपोजिट R2 को मेजर करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ये आएगा -15। अगर इसे सॉल्व करें तो म्यू नोट का वैल्यू है 1.5, म्यू सराउंडिंग कितना है, NL माइनस 1 इंटू 2/15 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये क्या है, कोई नंबर है, और ये कांस्टेंट है। ये आ गया कांस्टेंट 1.5 डेट इज कांस्टेंट अपॉन L डेट इज कांस्टेंट अपॉन x माइनस 1। इस टाइप का ग्राफ आ गया, y इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन x माइनस कांस्टेंट सपोज C1/x माइनस C2 इंटू कांस्टेंट C3। इसका ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोलिक होगा। हाइपरबोलिक ऐसा ग्राफ आएगा। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कुछ ऐसा आएगा। सपोज ये है n और ये है पावर, तो इसका ग्राफ हाइपरबोलिक आएगा। और जीरो कब आएगा, पावर जीरो कब आएगा, जब ये टर्म जीरो आएगा। ये टर्म जीरो मतलब 1.5/n इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। n का वैल्यू कितना आएगा, 1.5 के इक्वल होना चाहिए। तो ग्राफ हाइपरबोलिक मिलेगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे हाइपरबोलिक ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे एसिम्पटोट्स बना है, तो इस ग्राफ में तो एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा, और यहाँ भी एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम विथ VK, RK एंड KK denoting the velocity, orbital radius and kinetic energy of the electron in kth orbit respectively। ये बोल रहा है कि मान लो हाइड्रोजन एटम है और VK, RK और KK। VK वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है kth ऑर्बिट में, RK रेडियस और KK काइनेटिक एनर्जी, और सब क्या kth ऑर्बिट में है। इलेक्ट्रॉन अंडरगो अ ट्रांजिशन फ्रॉम द nth ऑर्बिट इमिटिंग रेडिएशन corresponding to Lyman series, considering h to be the Planck constant and epsilon naught the permittivity of free space, correct statement is r। तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट को h मानना है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है हमें। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं कॉपी करके। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करो, पेज ऐड कर दो। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज h/4π इंटू NVN अपॉन RN माइनस V1/R1। स्टेटमेंट 1 फर्स्ट ऑप्शन।
ये बोल रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ जंप किया, जब n से 1 में जाएगा। ये जंप कहाँ से कर रहा है, nth ऑर्बिट से लाइमन सीरीज, लाइमन मतलब 1, n से कहाँ पे जंप किया, n इक्वल टू n से n इक्वल टू 1 में जंप किया, n इक्वल टू n से ये n इक्वल टू 1 डेट इज लाइमन में जंप किया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होगा NH/π के बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, MVR, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, और ये आएगा NH/2π के बराबर आएगा, NH/2π के बराबर होगा, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं, क्या हमें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको V से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा mv² इक्वल टू NHV/2π, ऐसे लिख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी बनाना है तो हाफ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ mv² इक्वल टू हाफ डेट इज 1/4π NHV/4π। अब ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी, ये टर्म क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू NHV/4π इंटू R। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट का इक्वेशन क्या आ गया, kn, इसे हम kn से मान लो डिनोट करेंगे, तो kn इज इक्वल टू NHVN, Vn क्या है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, अपॉन 4π Rn, Rn क्या है, रेडियस इन nth ऑर्बिट। हमें क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डिफरेंस होगा यहाँ पे क्या निकाल, मैग्नीट्यूड चेंज निकालना है ना, डिफरेंस नहीं निकालना, चेंज निकालना है। डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज होता है इनिशियल माइनस फाइनल। हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये चेंज कितना आएगा, डेल्टा K इक्वल टू K इनिशियल डेट इज K1 माइनस K फाइनल डेट इज Kn। K1 को हम लिख सकते हैं n के, देखो इस इक्वेशन में K1 के जगह पे, सबके जगह पे 1 पुट कर दो, तो n के जगह पे क्या आएगा 1, H1 इंटू H इंटू Vn के जगह पे V1 अपॉन 4π Rn के जगह पे R1 माइनस Kn को लिख सकते हैं NHVN अपॉन 4π इंटू Rn। अब यहाँ से H/4π को कॉमन ले सकते हैं, तो H/4π को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और ये आएगा V1/R1 माइनस NVN/Rn, NVN/Rn। ये हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या दिया, H/4π V1/R1। यहाँ पे अच्छा मैग्नीट्यूड बोला है नहीं, तो यहाँ पे देखो साइन निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, मैग्नीट्यूड बोला है तो साइन कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा NVN/Rn माइनस V1/R1। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन बी को। ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E²/4ε0 1/Kn माइनस 1/K1, 1/Kn माइनस 1/K1। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में जो चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, वो इसके बराबर होगा। अब हमें ये चेक करना है, ठीक है।
तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन मोमेंटम के बराबर, एच अपॉन एम वी के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखेंगे, एन एच एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, डेट इज एम वी के बराबर। तो इस वाले इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन से एच अपॉन पी को, इस वाले इक्वेशन मान लो इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी डेट इज एच अपॉन एम वी। यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन एन, ये कितना आएगा 2 पाई आर अपॉन एन के बराबर। ये आएगा हमारा 2 पाई आर अपॉन एन के बराबर, ठीक है। और आंसर में क्या दिया, ई स्क्वायर, आंसर में लाना है हमें ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन का टर्म मिलाना है। तो ये तो हमें ये देख कर पता चल रहा है कि ये फोर्स का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। मान लो यहाँ पे प्रोटॉन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा और इसका रेडियस है आर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये होगा के क्यू स्क्वायर डेट इज के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा, के इज इक्वल टू, यहाँ से के का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से हम आंसर में यहाँ पे क्या दिया है, ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और केन मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म भी आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी को देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसे लिखेंगे एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आएगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एम वी स्क्वायर का वैल्यू ये आएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसे यहाँ से लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर जनरलाइज करेंगे तो केन को लिखेंगे इंटू केन को एन से रिप्लेस कर देंगे, के को एन से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा केन और आर बन जाएगा आर एन। ये आएगा जनरल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना है, लैम्डा आया 2 पाई आर अपॉन एन। लैम्डा कितना था, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ये 2 पाई आर अपॉन एन के बराबर। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन एन और मैं यहाँ से आर को रिप्लेस करूँगा, यहाँ से आर को क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से यह आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, आर एन का वैल्यू आएगा ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। आर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, यहाँ से आर को रिप्लेस करेंगे, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, तो हम आर को लिख सकते हैं ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। हमें क्या निकालना था, चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, डेल्टा लैम्डा। चेंज कितना आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा
ये आएगा लैम्डा एन माइनस लैम्डा वन। तो लैम्डा एन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, यहाँ से के को केन से रिप्लेस कर देंगे और एन को एन से ही रिप्लेस करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन एन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एन के एन माइनस ये क्या है लैम्डा, ये है हमारा लैम्डा। और वन, जब लैम्डा वन निकालेंगे तो एन को वन से रिप्लेस करेंगे और के को के वन से रिप्लेस करेंगे। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा 2 पाई ई स्क्वायर टू पाई ई स्क्वायर अपॉन एन का जगह एन का वैल्यू इसमें वन आएगा तो ये आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू कितना आएगा के वन। अगर फिर से इसे सॉल्व करें तो ये कितना मिलेगा, अगर फिर से इसका को सॉल्व किया जाए तो ये आएगा ई स्क्वायर 2 पाई 8 पाई से 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये आएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एन के एन माइनस 1 अपॉन के वन। तो ये हमारा चेंज इन वेवलेंथ आ जाएगा। तो ये कितना आएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एन के एन माइनस 1 अपॉन के वन, ये स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन के एन माइनस 1 अपॉन के वन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ये स्टेटमेंट भी क्या होगा सही हो जाएगा। 1 मिनट, ई स्क्वायर यहाँ पे मगर हम एक ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे हमारे टर्म आंसर में क्या है एन के एन आया, ठीक है। और यहाँ पे एन के एन के जगह पे सिर्फ के एन लिखा है, यहाँ पे सिर्फ के एन है। यहाँ पे अगर एन टाइम्स ऑफ के एन होता तब सही होता, यहाँ पे एन टाइम्स ऑफ के एन नहीं है, सिर्फ के एन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा गलत, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ऑफ frequency of radiation emitted can be expressed as E square 8 pi epsilon naught h into 1 upon r1 minus 1 upon rn। जो रेडिएशन जब वो NH सेल से लाइमन सीरीज में जंप करेगा तो रेडिएशन इमिट होगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट सी को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जो रेडिएशन इमिट होगा उसका एनर्जी कितना आएगा, एनर्जी की नेट एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आएगा। जो रेडिएशन इमिट होगा दोनों सेल में एनर्जी का जितना डिफरेंस आएगा उसका भी एनर्जी उतना ही होगा। तो सबसे पहले तो हमें सेल में एनर्जी लिखना पड़ेगा, और सेल में एनर्जी कितना होता है ई स्क्वायर, सेल में एनर्जी होता है ई स्क्वायर अपॉन माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है या तो काइनेटिक एनर्जी के। सेल में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आता है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है और निगेटिव में आता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। किसी भी बाउंडेड सिस्टम का एनर्जी क्या आता है, निगेटिव आता है। तो यहाँ पे नेट एनर्जी कितना आएगा ई स्क्वायर टोटल पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है के का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डेट इज ई स्क्वायर अपॉन आर। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इतना आता है, तो इसका हाफ कितना आएगा ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी का हाफ, नेट एनर्जी इतना आएगा। हमें क्या निकालना है, एनर्जी का डिफरेंस। तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा, एन से वन में जब एन इक्वल टू एन से एन इक्वल टू वन में ये जंप कर रहा है तो ये आएगा ई एन माइनस ई वन, और मैं इसे लिख सकता हूँ ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में आएगा, ई एन में भी आएगा और ई वन में भी आएगा, ठीक है। इसे हम कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर एन। और ये जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, एच इंटू एनर्जी ऑफ रेडिएशन के बराबर होगा, यानी एच इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा।
ये आ जाएगा एच प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/rn। यहाँ से f का वैल्यू आएगा ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h इंटू 1/r1 माइनस 1/rn। ये क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। और आंसर क्या दिया यहाँ पे, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/rn। तो शायद ये सेम है, ठीक है। ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच 1/r1 माइनस 1/rn। तो ये क्या हो जाएगा, सही। ये आंसर क्या होगा, राइट। ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एच अपॉन 2 पाई v1/r1 माइनस nvn/rn। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी, और आंसर किस टर्म में दिया है, आंसर दिया है h 2 पाई और v और r के टर्म में दिया है। यहाँ पे आंसर किस में लाना, v और r के टर्म में ही लाना है, ठीक है। आंसर हमें लाना v और r के टर्म में, v और r के टर्म में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेट एनर्जी, हमें ये पता है कि नेट जो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा, या काइनेटिक एनर्जी का हाफ होगा। ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का, मान लो काइनेटिक एनर्जी का हाफ है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी होता है mv²/2। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है, काइनेटिक एनर्जी के ये इक्वल आएगा। जो नेट एनर्जी सेल में होगा निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है। तो ये ई एन कितना आ जाएगा, माइनस के एन के बराबर आएगा। और मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस mvn²/2। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ mvn इंटू rn इंटू vn/2rn। मैं क्या किया, ऊपर नीचे rn से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और mvr को क्या लिख सकते हैं, mvn/rn को mvn/rn क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होगा nh/पाई के बराबर। तो ये आ जाएगा माइनस nh/2 पाई इंटू vn/2 टाइम्स ऑफ rn। अगर इसे सॉल्व करें तो ये मिलेगा NH माइनस NH इंटू VN, NH/4 पाई ये कांस्टेंट है, इंटू VN/rn। ये क्या आएगा, नेट एनर्जी आएगा। हमें क्या निकालना है, नेट एनर्जी में चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी में चेंज निकालना है। तो चेंज कितना आएगा, En माइनस E1। जो नेट एनर्जी में चेंज आएगा वो कितना आएगा, En माइनस E1। तो En का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से NH, यहाँ से H/4 पाई को कॉमन ले सकते हैं। ये आएगा माइनस NH/4 पाई VN/rn माइनस E1 का वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगा 1 इंटू H/4 पाई टू V1/r1, और एक माइनस साइन आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस। ये आ जाएगा H/4 पाई, H/4 पाई को कॉमन ले सकते हैं, V1/r1 माइनस NVN/rn।
ये हमारा फाइनल आंसर आएगा h/4 पाई, ये है h/4 इंटू v1/r1 माइनस n/Vn/Rn। और आंसर में क्या दिया है, h/2 पाई दिया, ठीक है। h/2 पाई v1/r1 माइनस n/Vn/Rn, यहाँ पे 2 पाई दिया और आंसर क्या आना चाहिए, 4 पाई आना चाहिए, h/4 पाई। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ए और सी सही होगा और बी और सी डी गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a particle is thrown with speed v from a point O at angle theta with the horizontal plane such that it passes through the point P at a height 1 meter horizontal distance 5 meter from O as shown in figure. The acceleration due to gravity g meter per second square, then the correct statement is R. ये बोल रहा है कि मान लो एक बॉल है, मान लो एक पार्टिकल है और उसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा और स्पीड है v। और ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे एक ये पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट है पी, और इस हॉरिजॉन्टल से 1 मीटर ऊपर है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये बताना है हमें। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही आएगा ये चेक करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, अलग लिख लेते हैं। मान लो इस क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट कर दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 6। अब ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो वी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5√g/2, 5√g/2। सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन 1। देखो ये जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और मान लो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम ओरिजिन मान लिए। तो जिस इस पॉइंट को हम पुट करेंगे तो इसके इक्वेशन में से पुट करेंगे तो ये पॉइंट का क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट देखें तो ये आएगा x में 5 और y में कितना है 1। इसका कोऑर्डिनेट आएगा 5 और 1। और प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन होता है y = x tan थीटा माइनस gx²/2, यहाँ पे स्पीड कितना है v, 2v² cos स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो रहा है कि जब थीटा का वैल्यू 45 होगा तो v का वैल्यू निकालना है। तो हमें ये पता कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ना 5-1 पॉइंट से पास कर रहा है, p पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू कितना है 5 और थीटा का वैल्यू 45 लेना है। तो ये आ जाएगा tan 45 माइनस g, x का वैल्यू 5 का स्क्वायर 2v² cos स्क्वायर 45। तो यहाँ से ये सॉल्व करने पे आएगा 1 = 5 × 1 माइनस 25g/2v² × 1/2 cos स्क्वायर 45 कितना होगा 1/2। तो ये आ जाएगा v²। अगर फिर से इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 4 = 25 g/v²। तो सॉल्व करने के v का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 5/2√g। कितना आएगा 5/2 × √g मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन ए में क्या है, जब थीटा 45 डिग्री होगा तो v कितना होना चाहिए 5√g/2। तो ये आंसर क्या है, करेक्ट। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट, ठीक है। अब सेकेंड में बोल रहा है कि जब थीटा 45 डिग्री होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम हाइट, तो इसका मैक्सिमम हाइट पी से पहले आएगा। जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे आएगा, पी से पहले आना चाहिए। तो पी से पहले आने, ये चेक करने के लिए पी से पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, उसका रेंज हमें निकालना पड़ेगा। देखो रेंज के फॉर्म में भी प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन होता है, कितना होता है y =
ऑप्शन बी हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसे रेंज के फॉर्म में क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से ये 1 और 5 से पास करें तो पुट करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू 5 1045 1 माइनस एक्स का वैल्यू है 5 अपॉन आर। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा 1 इक्वल टू 5 माइनस 25 अपॉन आर। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 25 अपॉन आर इक्वल टू 4। इट मीन्स आर का वैल्यू आएगा 25 अपॉन 4 6.25 मीटर। इसका रेंज कितना आएगा 6.25 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट आता है ना वो रेंज के हाफ डिस्टेंस पे आता है। तो रेंज का हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6.25 अपॉन 2। तो मैक्सिमम हाइट कहीं यहाँ आना चाहिए। तो 6.25 अपॉन 2 यानी 3 पॉइंट समथिंग पे आना चाहिए, यानी कहीं यहाँ आना चाहिए। ये डिस्टेंस होगा 3 पॉइंट समथिंग। तो ये पॉइंट पी से पहले आएगा मैक्सिमम हाइट। तो ये पॉइंट क्या आना चाहिए, पी से पहले आना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। मैक्सिमम जो हाइट होता है कहाँ होता है, रेंज के हाफ डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो रेंज कितना है 6.25 मीटर है, तो मैक्सिमम हाइट कितना आएगा 6.25 अपॉन 2 मीटर पे आएगा। ये आ जाएगा 3.125 मीटर पे आएगा। तो जो कि 5 मीटर से पहले आ रहा है, तो पॉइंट पी से वो पहले आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन सी में बोल रहा है कि जब थीटा 30 डिग्री होगा तो पार्टिकल पॉइंट पी पे मैक्सिमम हाइट के बाद पहुंचेगा। तो यहाँ भी हमें क्या चेक करना पड़ेगा, रेंज। यहाँ भी हमें रेंज निकालना पड़ेगा। और किस थीटा के लिए, 30 डिग्री के लिए। नेक्स्ट है ऑप्शन सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन फॉर्म ऑफ रेंज। और वैल्यू पुट करेंगे, पॉइंट पी से पास करें तो पॉइंट पी है 1, एक्स कोऑर्डिनेट है 5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 5, 1030 कितना होगा 1030 डिग्री, 1030 1 माइनस एक्स का वैल्यू 5 और आर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे आएगा 1 इक्वल टू 5 अपॉन √3 माइनस 25 अपॉन √3r। तो ये हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा √3 इक्वल टू 5 माइनस 25 अपॉन r। तो यहाँ से r का वैल्यू आएगा 25 अपॉन 5 माइनस √3। इसे सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 25 अपॉन 5 माइनस √3। √3 होता है अप्रोक्स 1.72, 5 माइनस 1.72 3.28, ये आएगा 3.28। 5 माइनस √3 का वैल्यू आएगा 3.28। इतना मीटर रेंज आएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आएगा शायद 7 और 8 के बीच आएगा। तो ये आएगा सॉल्व करने पे 7 और 8 के बीच आएगा। 7 पॉइंट मान लो 6 आएगा, 7.6 आ रहा है अप्रोक्स, ठीक है। तो 7.6 का हाफ, मैक्सिमम हाइट कहाँ पे आएगा 7.6 के हाफ पे आएगा, यानी 3.38 पे आएगा। हाइट मैक्सिमम कब आएगा 3.38 पे आएगा। तो 3.38 पी से भी पहले आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा 3.38, ठीक है। तो ये पी से पहले आना चाहिए, ठीक है। थीटा 30 डिग्री होगा तो पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम हाइट आफ्टर पी, तो पी से पहले आएगा ना, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब थीटा डी में देखो क्या बोल रहा है, डी में बोल रहा है कि जब थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स 1/5 होगा तो वेलोसिटी आएगा, स्पीड कितना आएगा 125 इंटू √g के बराबर। तो यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है जब थीटा का वैल्यू कितना हो 10 इनवर्स 1/5। यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है 10 इनवर्स 1/5। 10 थीटा कितना हो जाएगा 1/5 आएगा। जब 10 इनवर्स 1
थीटा है टेन इनवर्स 1/5, तो टेन थीटा कितना आएगा 1/5 के इक्वल आएगा। और हमारे पास प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन होता है एक y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन स्पीड के टर्म में लिखेंगे y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा y1 x का वैल्यू 5 इंटू 1/5 माइनस जी एक्स का वैल्यू 5 का स्क्वायर 2u² और कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस जी इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 2u² इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी ये वाला वैल्यू क्या आना चाहिए 0, ये वाला वैल्यू क्या आना चाहिए 0। तो ये 0 कब आएगा, जब u का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। यहाँ से u कितना आ जाएगा, स्पीड आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। स्पीड कितना आएगा, इनफाइनाइट मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और ये बोल रहा है कि स्पीड कितना होना चाहिए, v इक्वल टू 125√g मीटर पर सेकेंड के बराबर होना चाहिए, तो ये गलत है। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a quasi-static process of monatomic ideal gas contains an isothermal process AB followed by an isochoric process BC and adiabatic process CA। ये बोल रहा है कि मान लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है और इसमें एक क्वासी स्टैटिक साइकिल है, ठीक है, और इसमें आइडियल मोनोटोमिक गैस है। और इस प्रोसेस में ए बी कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। बीसी है, बीसी में क्या है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो ये आइसोकोरिक होगा। और सी ए एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि पूरे प्रोसेस में, एक मिनट, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1 V2 एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी, ए पे वॉल्यूम है V1 और बी पे कितना है V2। इन द साइकिल हैज स्पेंड, इन द साइकिल हैज हीट इनपुट QIN and output is Q out. Then efficiency of the cycle is given as Q in minus Q out upon Q in. The correct statement is that. ये बोल रहा है कि मान लो साइकिल में हीट गिवन है Q in और बाहर कितना लग रहा है, आउटपुट का मतलब हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो है Q out। तो इफिशिएंसी इस फॉर्मूले से दिया जाता है। इफिशिएंसी क्या होता है, Q in माइनस Q out अपॉन Q in। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रोसेस ए बी को। प्रोसेस ए बी कौन सा है, आइसोथर्मल। सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रोसेस ए बी को। प्रोसेस ए बी, ए टू बी कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर में हम यहाँ पे मान लो ये टेम्परेचर T1, टेम्परेचर हम यहाँ का T1 मान लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी में टेम्परेचर कितना मान लिया, T1, मान लो ये है T1। और सपोज यहाँ का हम T2 मान लेते हैं, ठीक है। मान लो सी का टेम्परेचर मान लिया T2, ठीक है। ए का टेम्परेचर कितना होगा, ए बी क्या है, आइसोथर्मल, तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर हम T1 मान लें। तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा T1 ए पे, बी पे भी कितना होगा T1, और सी पे मान लिए T2, ठीक है। 3 पॉइंट है ABC, सी पे कितना मान लिए T2। अब देखो प्रोसेस ए बी कौन सा है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में तो हीट एक्सचेंज तो 0 आएगा, हीट एक्सचेंज इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, 0 आएगा। हीट एब्जॉर्ब्ड कितना आएगा, हीट एब्जॉर्ब्ड ये वर्क डन के बराबर आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, हीट एक्सचेंज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये तो 0 आएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है।
ये क्या आ जाएगा 0। तो वर्क डन कितना आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? वर्क डन आएगा nRT1 ln V2 अपॉन V1, ln V2 अपॉन V1। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का इक्वेशन कितना होता है? ln V2 अपॉन nRT ln V2 अपॉन V1। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट, ये बोल रहा है कि V2 अपॉन V1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 8 के बराबर होना चाहिए। जब V2 अपॉन V1 8 था तो हीट एक्सचेंज इन प्रोसेस BC में जो हीट एक्सचेंज हुआ वो स्मॉलर था AB प्रोसेस में। तो पहले क्या करेंगे? हीट एक्सचेंज इन AB निकालेंगे। तो AB में कितना हीट एक्सचेंज होगा? वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इंटरनल एनर्जी तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा nRT ln V2 अपॉन V1, और V2 अपॉन V1 का वैल्यू कितना दिया है? 8। तो ये आएगा nRT1 ln V2 अपॉन V1 डेट इज 8, और मैं इसे लिख सकता हूँ nRT 8 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 3, तो ये बन जाएगा 3 इंटू nRT1 ln 2, ठीक है। और ln 2 का वैल्यू यहाँ पे यूज करना है 0.7, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 0.7 डेट इज 2.1 इंटू nRT1, ये आएगा। ये क्या हो गया? ये क्या आ गया? प्रोसेस AB में हीट एक्सचेंज, ठीक है। अब प्रोसेस BC को देखो। प्रोसेस BC B2C, B2C कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक। यहाँ पे प्रोसेस BC कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक B से C, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा, वर्क डन होगा 0। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा? ये आएगा NCV डेल्टा T या NF/2 R डेल्टा T। ये F का है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, N इंटू, जब मोनोटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3, तो 3/2 R, और डेल्टा T होगा T2 माइनस T1। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3/2 NR T2 माइनस T1। प्रोसेस BC में नेट हीट एक्सचेंज कितना आएगा? ये आएगा WBC प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और WBC कितना है? 0, ये टर्म तो 0 है। ये आ जाएगा 3/2 NR T2 माइनस T1 के इक्वल। अब हमें क्या कंपेयर करना है? 1 मिनट यहाँ पे। अब हमें ये प्रोसेस AB और BC में नेट हीट एक्सचेंज को कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे nRT1, ये है nRT1 के टर्म में, ये है T1 T2 के टर्म में। तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो T1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा या तो T2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो T1 T2 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे क्या बोला है? ये A से C, देखो A से C कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक। A से C प्रोसेस है एडियाबेटिक। तो हम प्रोसेस A से C में लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस A to C, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस A to C। A to C नहीं लिखेंगे, यहाँ पे C to A लिखेंगे, ठीक है। C से जा रहा है ना, C to A T1 V का पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। PV गामा एडियाबेटिक में क्या होता है? PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या TV का पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? T1 और V1। अच्छा, यहाँ पे V2 अपन V1 का वैल्यू 8 दिया है, ठीक है। तो इस V1 को इस साइड लेके आ जाओ, तो यह आ जाएगा T2 इंटू V2 अपॉन V1।
इसका पावर होगा गामा -1। T2 V2 अपन V1 का वैल्यू है 8 और मोनोटोमिक गैस है तो इसका गामा कितना हो जाएगा। गामा होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट, ये होता है 1/1 + 2/f के बराबर। तो f कितना होगा 3, f का वैल्यू कितना होगा 3, तो यह आ जाएगा 1/2/3, यह आएगा 5/3। कितना आएगा 5/3 - 1। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा T2 × 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 5/3 - 1 ये होगा 2/3। ये 4T2 के इक्वल आएगा। ठीक है, T1 कितना आ गया 4T2 के इक्वल आ गया। T1 = 4 × T2। अब यहाँ से देखो इसे लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन को। यहाँ पे QBC कितना आ गया, T2 को T1 से रिप्लेस कर दो, T2 को T1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो T2 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T2 = QBC, ये है 3/2 NR ये आया था 3/2 NR T2 - T1 ये आया था। तो मैं T2 को T1 से रिप्लेस करूँगा 3/2 NR। T2 को मैं लिख सकता हूँ T1/4 - T1। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा -9/8 NR T1 कितना आएगा -9/8 NR T1। ठीक है, -9/8 का मतलब क्या वो -1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यह आ गया -1 पॉइंट समथिंग NR T1 और QAB कितना आया था 2.1 NR T1। तो QAB का मेग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट वन में बोल रहा है कि हीट रिलीज इन द प्रोसेस BC। अच्छा, प्रोसेस BC में हीट क्या आ रहा है निगेटिव, तो ये तो रिलीज ही करेगा। ठीक है, निगेटिव आया ये, तो इसका मतलब ये हीट रिलीज करेगा। यह है -9/8 NR T1। और प्रोसेस AB में हीट एब्जॉर्ब, ये पॉजिटिव आएगा, हीट एब्जॉर्ब है ना तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, और इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। AB में जो हीट एब्जॉर्ब करेगा BC के कंपेरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग, सॉरी राइट। ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2/V1 N does not depend on the temperature of the isothermal process। N मतलब इफिशिएंसी। ठीक है, तो किसी भी गिवन V2/V1 के लिए जो इफिशिएंसी है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी T1 पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो इफिशिएंसी को क्या लिखेंगे, नेट हीट गिवन Q इनपुट अपॉन नेट हीट गिवन, हमें क्या निकालना है इफिशिएंसी। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखो इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, नेट इफिशिएंसी है यहाँ पे Q इनपुट हीट गिवन, इनपुट क्या है जो हीट हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, Q आउटपुट जो रिलीज हुआ अपॉन Q इनपुट। तो हम दो प्रोसेस में हीट एक्सचेंज निकाल चुके हैं, AB में निकाल चुके हैं, BC में निकाल चुके हैं। ठीक है, और CA कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक, तो इसमें तो हीट एक्सचेंज 0 आएगा। तो यहाँ पे Q इन का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q इन = यह आ जाएगा Q AB के बराबर आएगा। प्रोसेस AB में जो हीट आया था वो प्लस आया था, पॉजिटिव आया था। ठीक है, तो वही हीट गिवन यानी हीट इनपुट के बराबर होगा। ठीक है, और ये कितना आया 2.1 NR T1 और QBC कितना आ गया, QBC = -9/8 NR T1 और QCA कितना आएगा, ये 0 आएगा क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से इफिशिएंसी कितना आएगा, इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है Q इनपुट - Q आउटपुट अपॉन Q इनपुट। ये QBC क्या नेगेटिव है ना, तो ये Q आउटपुट है, ये क्या है Q आउटपुट, इतना हीट बाहर जा रहा है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा Q इनपुट का वैल्यू था 2.1 NR T1 माइनस आउटपुट कितना है -9/8
ये साइन के साथ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा -9/8 nRT1 अपॉन 2.1 nRT1। यहाँ से T1 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एफिशिएंसी क्या होगा, T1 से इंडिपेंडेंट आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। ऑप्शन बी भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, ये बोल रहा है कि V2/V1 जब 8 होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस A इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द गैस C। जब V2/V1 का वैल्यू 8 आएगा तो टेम्परेचर ऑफ गैस एट ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था, T1, और ये 4 टाइम्स होगा टेम्परेचर एट C, यानी T1 का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ T2 होगा। C में क्या आएगा, T1 = 4 टाइम्स ऑफ T2 बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये ऐसा, ये तो आ गया ना। यहाँ पे देखो ये आया, T1 = क्या आया, 4 टाइम्स ऑफ T2 आया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट। जब V2/V1 8 होगा तो प्रेशर एट गैस A इज 4 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट गैस B होगा। तो ये चेक करना पड़ेगा, V2/V1 क्या है, 8, और तो प्रेशर एट गैस A इज 4 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट गैस B। तो यहाँ पे मान लो यहाँ का प्रेशर है, A का प्रेशर है P1 और B का प्रेशर है P2, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, PV = इसमें आइडियल गैस क्वेश्चन होता है PV = nRT। यहाँ पे T कांस्टेंट है तो PV क्या रहेगा, कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहेगा, PV। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV = कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A पॉइंट के लिए P का वैल्यू कितना था, P1, B का वैल्यू कितना था, V1। B पॉइंट के लिए लिखेंगे P का वैल्यू था P2 और V का वैल्यू कितना था, V2। और इस V1 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा P1 = P2 इंटू V2/V1 डेट इज 8। V2/V1 का वैल्यू कितना दिया है, 8, तो ये आ जाएगा 8 इंटू P2, यानी P1 का वैल्यू जो होगा 8 टाइम्स ऑफ P2 के बराबर आएगा। प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट पॉइंट B, ठीक है। A पॉइंट का प्रेशर 8 टाइम्स होगा B पॉइंट के प्रेशर का, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो D क्या होगा, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन ए वैक्यूम इज गिवन बाई E0 sin 3y + 4z + ωt I कैप, ठीक है। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है E0 sin 3y + 4z + ωt, और डायरेक्शन क्या है, I कैप, एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है। वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ऑल क्वांटिटीज आर इन SI यूनिट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस वेव इज आर। तो ये बोल रहा है कि इस वेव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है, चेक करना है, ठीक है। और C है स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू लेना है 3 × 10⁻8 मीटर/सेकेंड के बराबर है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में दिया है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ 3 - 1/5 3j + 4k। तो इसका वेव का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, मान लो वेव का डायरेक्शन है C कैप, वेव का डायरेक्शन क्या है, C कैप, ठीक है। यहाँ पे वेव का डायरेक्शन हम मान लेते हैं C कैप। मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया E0 = E0। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या दिया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया E = E0 sin ωt ± kr, kx या kr। अगर x होगा तो ये 1 डायमेंशनल वेव होगा, अगर y होगा तो भी 1 डायमेंशनल होगा, r होगा, r मतलब x i y j z के, ठीक है।
तो ये 3 डायमेंशनल वेव हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 डायमेंशनल वेव दिया है, यहाँ पे 2 डायमेंशनल है वाई और जेड में ना, तो ये 2 डायमेंशनल वेव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर के फॉर्म में लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के आर साइन ओमेगा टी माइनस के आर। अब देखो यहाँ पे हम ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के को बोलते हैं वेव नंबर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर, ठीक है। और आर क्या हो सकता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, पोजीशन वेक्टर या जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे आर का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, 3y और 4z आएगा, -3y और 4z आएगा। डायरेक्शन क्या आएगा, -3i, आर इक्वल टू -3j, y है ना, तो -j और -4k, जेड का मतलब क्या हुआ k, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस वेक्टर के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डायरेक्शन पूछा है, वो डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा आर कैप, ये आएगा -3 -3i -3j -4k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5। तो इसे सॉल्व करने पे आंसर आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा, राइट, स्टेटमेंट 1 सही होगा। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर इज 0.5 पर मीटर। तो वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, के को बोलते हैं वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो यहाँ से कंपेयर कर लो, के का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वेव वेक्टर क्या है तुम्हारे पास, वेव वेक्टर यहाँ पे क्या है 3j और -4k, यहाँ पे वेव वेक्टर है -3j -4k। यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ जाएगा, वेव वेक्टर इक्वल टू -3j, इसे बोलते हैं वेव वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, k इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का -4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा 5 पर मीटर। और यहाँ पे कितना दिया है 0.5 पर मीटर, तो ये गलत हो जाएगा, 5 पर मीटर आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 1.5 इंटू 10⁹ रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू कितना होगा 1.5 इंटू 10⁹ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है कि ये जो वेव है ना वैक्यूम में चल रहा है, ठीक है। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होगा, c के बराबर होगा। वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होगा, c के बराबर होगा। ये ऑप्शन हो गया, ये किसका ऑप्शन हो गया, बी का। तो बी भी क्या होगा, बी तो गलत होगा ना, रॉन्ग होगा, ठीक है। वेव वेक्टर आना चाहिए, वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड आना चाहिए 5 पर मीटर, 5 पर मीटर, यहाँ पे दिए 0.5 पर मीटर। अब थर्ड में बोल रहा है कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा 1.5 इंटू 10⁹ रेडियन पर सेकेंड। जब ये वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है ना, तो इसका स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होना चाहिए। और स्पीड ऑफ वेव होता है ओमेगा अपॉन के बराबर, ओमेगा अपॉन के, और ये कितना आना चाहिए, सी के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू सी इंटू के। सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और के का वैल्यू कितना था 5 पर मीटर आया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁹ रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये स्टेटमेंट भी सी भी क्या होगा हमारा, सही होगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस वेव इज गिवन बाई E0 अपॉन सी साइन 3y प्लस 4z माइनस प्लस ओमेगा टी, और डायरेक्शन है 4z माइनस 3k, 4z माइनस 3k। अब ये बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका इक्वेशन ये होगा, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना, बी। तो मैं बी को लिख सकता हूँ, बी वेक्टर को लिख सकता हूँ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मान लो मैग्नीट्यूड है B0, और इनटू फेज तो सेम ही होगा। इक्वेशन जब लिखना है तो मैग्नीट्यूड इनटू फेज क्या होगा, साइन, फेज दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। साइन फेज कितना है 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी, 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी
इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम मान लेते हैं ये है बी कैप, ठीक है, डायरेक्शन कितना है बी कैप। और हमें ये पता है कि बी नोट जो होगा ना वो ई नोट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन सी के बराबर होगा, ई नोट अपॉन सी के बराबर होगा, इनटू साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी इंटू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आएगा। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मान लो एक्स ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ, देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे आएगा, बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे आएगा, जब सी क्रॉस सी करेंगे। वी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे आएगा, जब सी क्रॉस सी करेंगे, मान लो वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन क्या आना चाहिए, सी यूनिट वेक्टर क्रॉस ई यूनिट वेक्टर। यहाँ पे बी का वैल्यू आना चाहिए बी वेक्टर बी कैप इक्वल टू सी कैप क्रॉस ई कैप, ये आना चाहिए। सी कैप क्या था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ये था सॉरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ये कितना था, ये था फर्स्ट वाला ऑप्शन -1/5 3j प्लस 4k और क्रॉस ई कैप। ई कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आई कैप, ये कितना है आई कैप, यहाँ भी है आई कैप, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आई कैप। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये आएगा जे क्रॉस आई जे के, जे क्रॉस आई करेंगे तो ये आएगा -1/5 जे क्रॉस आई -3k और k क्रॉस आई जे प्लस 4j। इट मीन्स ये आ जाएगा 4j -3k अपॉन 5, या इसे लिख सकते हैं, एक मिनट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, बी का डायरेक्शन सॉल्व करने पे आएगा 3k, या इसे लिख सकते हैं -1/5 4j -3k, ये डायरेक्शन आएगा बी का, ठीक है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एग्जैक्ट इक्वेशन आएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, वो आएगा ई नॉट अपॉन सी, ऐसे लिख सकते हैं -1/5c, इस -1/5 को बाहर कर दिए, ठीक है, और ये आएगा साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी और इंटू 4j -3k, ये एग्जैक्ट इक्वेशन आएगा। और यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, 3y प्लस साइन ई नॉट अपॉन सी साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी इंटू डायरेक्शन है 4j -3k, तो ये गलत है। यहाँ पे डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, -1/5c से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, -1/5 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट डी क्या होगा, रॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अ टैंक कंसिस्ट ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी 6 रो एंड 2 रो। ये बोल रहा है कि मान लो एक टैंक है और उसमें 2 लिक्विड है, एक का डेंसिटी है 6 रो और एक का दूसरे का डेंसिटी कितना है 2 रो। द हायर डेंसिटी लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट L/2 फ्रॉम द बॉटम। ये बोल रहा है कि जो हायर डेंसिटी का लिक्विड है वो बॉटम से L/2 ऊपर है, L/2 बॉटम से लेकर L/2 तक है, ये मानी इसका डेंसिटी कितना है 6 रो, इस नीचे वाले लिक्विड का डेंसिटी है 6 रो और ऊपर वाले का होगा 2 रो। इसका डेंसिटी है 6 रो और ऊपर वाले कितना है 2 रो। A thin rod of density rho and length L is fully immersed and hinged at the bottom so that it can oscillate
फ्रीली। एक रोड है और इसका लेंथ है और ये बॉटम में हिंज है यहाँ पे, और इस तरह से हिंज है कि ये रोटेट करने के लिए फ्री है, ऑसिलेट करने के लिए फ्री है, ठीक है। इसका डेंसिटी है रो और लेंथ कितना है एल। If the rod is slightly disturbed from the its equilibrium, the time period of the small oscillation is 2 pi upon n into root L upon G. G the oscillation due to gravity, then value of n. तो इस रोड का स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ही है, तो n का वैल्यू बताना है हमें, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम एक अलग डायग्राम बनाते हैं। मान लो हमारे पास एक टैंक है, मान लो हमारे पास एक टैंक है ऐसा, और इसमें क्या था, एक रोड था। इसमें एक रोड था, बॉटम से L/2 हाइट तक एक लिक्विड था, और इसका डेंसिटी था 6 रो। एक रोड है और वो बॉटम में क्या हिंज है, और मान लो इसमें एक लिक्विड से भरा है और इसका डेंसिटी है 6 रो। L/2 तक एक लिक्विड है, ये इसका डेंसिटी कितना, 6 रो, और इसके ऊपर का जो लिक्विड है वो उसका डेंसिटी है 2 रो। मान लो ये एक लिक्विड है और इसके नीचे एक लिक्विड है, ये डेंसिटी है 6 रो और ऊपर वाले का कितना है 2 रो। रोड का लेंथ है L और इसका डेंसिटी है रो। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड निकालने के लिए इसको इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। मान लो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऐसे, मान लो इसे हम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया स्मॉल एंगल थीटा, इसको थोड़ा स्मॉल एंगल थीटा डिस्प्लेस किए। तो जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका वेट नीचे mg लगेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बीच में होगा, तो इसका नीचे वेट क्या लगेगा mg, और ऊपर वाले लिक्विड का डेंसिटी है 2 रो और नीचे वाले लिक्विड का डेंसिटी कितना, 6 रो। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ बुयांसी लगेगा रो Vg, रो का वैल्यू 2 रो, V मतलब इसका वॉल्यूम, यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम। मान लो इस रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया एस है, ACI मान लो, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना आएगा, S इंटू L/2 इंटू G। कभी भी फोर्स ऑफ बुयांसी सेंटर पे लगता है, ठीक है, डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर पे लगेगा। तो डिस्प्लेस लिक्विड क्या होगा, ये वाला, और नीचे वाले पोर्शन का बात करें तो इसका डिस्प्लेस लिक्विड का सेंटर इसके बीच वाला होगा। और यहाँ पे फोर्स ऑफ बुयांसी कितना लगेगा, रो Vg, रो का वैल्यू 6 रो का वैल्यू कितना होगा, 6 रो, V को लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ L/2 इंटू G, इतना लगेगा, ठीक है। और सेंटर पे इसके बीच में सेंटर ऑफ मास होगा और उसका वेट लगेगा नीचे mg, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। और हिंज पे भी कुछ फोर्स लगेगा, नॉर्मल लग सकता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो इस रोड को हम थोड़ा सा साइज में बड़ा बना देते हैं। मान लो ये रोड है हमारा, ये क्या था, रोड था, ठीक है। और इसको वर्टिकल से स्मॉल एंगल थीटा डिस्प्लेस किए। इसको वर्टिकल से स्मॉल एंगल कितना डिस्प्लेस किए, थीटा। देखो यहाँ पे क्या लग रहा था, mg, सेंटर पे क्या लग रहा था, mg नीचे लग रहा था।
और ये डिस्टेंस L/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है L/2, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस L/2, दोनों डिस्टेंस को यहाँ पे बना देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे ये डिस्टेंस है L/2, और इसके सेंटर पे, ऊपर के L/2 के सेंटर पे कितना फोर्स लग रहा था, रो का वैल्यू 2 रो, वी वॉल्यूम कितना होगा, SL/2 क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, और नीचे वाला डिस्प्लेस वॉल्यूम के भी सेंटर पे भी फोर्स ऑफ बैलेंस लगेगा, कितना लगेगा, 6 रो इंटू वॉल्यूम कितना होगा, S इंटू L/2 इंटू जी, ठीक है, इतना वॉल्यूम होगा। अच्छा, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं ना, इस रोड के वॉल्यूम को V मान सकते हैं, V मान लो, डायरेक्ट V मान लो, ठीक है। इस रोड के वॉल्यूम को क्या करो, V मान लो। तो मैं इस फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, देखो इस वाले फोर्स को लिख सकता हूँ 2 रो, ऊपर वाले का वॉल्यूम होगा V/2 इंटू जी, और इसको मैं लिख सकता हूँ, इस वाले फोर्स को लिख सकता हूँ 6 रो, V कितना होगा V/2 इंटू जी, और मैं मास को लिख सकता हूँ, M को लिख सकता हूँ रो, इसका डेंसिटी कितना है रो, टोटल वॉल्यूम कितना होगा V इंटू जी, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फोर्स लग रहा है, इसके अलावा भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क निकालेंगे हिंज पॉइंट के अबाउट, तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको कंसीडर नहीं करते हम लोग, क्योंकि उसका टॉर्क 0 आता है। तो नीचे लगेगा mg, एक लगेगा ऊपर, कितना लगेगा 6 रो V/2 जी, इट मीन्स 3 रो जी, 3 रो वी जी, और एक यहाँ पे लगेगा, मान लो ये पॉइंट है 1 ABC मान लेते हैं, ठीक है, ABC। तो A पे लगेगा, B क्या है, सेंटर ऑफ मास, B पे नीचे mg लगेगा, और mg का वैल्यू है रो Vg, यानी ये फोर्स लगेगा, जो A पे फोर्स लगेगा वो होगा 3 mg के बराबर, और C पे कितना फोर्स लगेगा, C पे फोर्स लग रहा है 2 रो Vg/2, इट मीन्स ये आ जाएगा रो Vg, ये mg के बराबर आएगा। हमें मान लो यहाँ पे इसके अबाउट टॉर्क निकालना, हिंज पॉइंट के अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आ जाएगा, नेट टॉर्क, और ये एंगल कितना है, थीटा, ये वाला एंगल। तो 3 mg का कितना आएगा, 3 mg, ये डिस्टेंस है L/4 इंटू साइन थीटा, बी वाले फोर्स, बी पे जो फोर्स लग रहा है, बी पे क्या लग रहा है, नीचे mg, तो इसका टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, -mg इंटू L/2 साइन थीटा, और सी वाले फोर्स का सेम डायरेक्शन में आएगा, तो इसको प्लस ही लेंगे, प्लस mg 3L/4 इंटू साइन थीटा, ये डिस्टेंस है 3L/4, हिंज पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक ये डिस्टेंस, ये कितना 3L/4, ठीक है। इसका टॉर्क कितना आएगा, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, जब थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा mg L/4 3/4, ये आएगा 3/4 3L/4, 1 मिनट, ये कितना आएगा, -mg L/2 आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, mg L साइन थीटा तो सब में है, तो थीटा साइन थीटा को हम लोग यहाँ पे अप्रोक्स थीटा मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा क्या है, स्मॉल है। तो mg L थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ, mg L थीटा, मैं इसको कॉमन ले लिया, ये आएगा 3/4 प्लस 3/4 -1/2, डेट इज 2/4,
तो इसे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 3/4 + 3/4 6/4, 3/4 + 3/4 6/4, ठीक। तो ये आएगा तुम्हारा 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये आ जाएगा mg/L थीटा के इक्वल आएगा। नेट टॉर्क कितना आएगा, mg/L थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। और नेट टॉर्क को हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इंटू अल्फा के बराबर। आई किसके अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो ये रोड है, तो रोड का आई कितना होगा हिंज पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट। ये होगा ml²/3, कितना होगा ml²/3 इंटू अल्फ़ा, ये आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू m से m कैंसिल, अल्फ़ा इक्वल टू l से l भी कैंसिल होगा एक, ये आएगा g/L इन 3g/L इंटू थीटा। और मैं इसे लिख सकता हूँ, ये एस करेगा, एस का जनरल इक्वेशन, तो एस का जनरल इक्वेशन होता है ओमेगा² इंटू 2 थीटा। तो यहाँ से कंपेयर करने पे ओमेगा कितना आ जाएगा, 3g/L का अंडर रूट। तो हमें क्या निकालना था, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ω। तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2π/ω, 2π, और ओमेगा का वैल्यू कितना, 3g/L का अंडर रूट, 3g/L का अंडर रूट। और आंसर किस फॉर्म में दिया, 3g, आंसर दिया है 2π/N इंटू L/g का अंडर रूट। तो ये आएगा 2π/√3 इंटू L/g का अंडर रूट। और हमें इसको कंपेयर करना है 2π/N इंटू L/g का अंडर रूट, इससे कंपेयर करना। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3। यहाँ से n का वैल्यू कंपेयर करने पे आएगा √3, डेट इज 1.72 समथिंग होगा, ठीक है, 7172 ऐसे। तो ये आंसर आएगा, n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.72। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, as shown in figure, 5 Carnot engine each with efficiency n and same number of cycle per unit time